गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अशोक गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस और उसको विद एग्जाम्पल समझा था, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जो कि है चेंज इन स्टेट। तो देखिए इसमें some reactions the physical state of reactants and products are differ from each other। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट क्या बताती है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच फिजिकल स्टेट बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो आइए इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू, और प्रोडक्ट बनता है वाटर। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एक गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट हमारे गैसियस फॉर्म में हो गए, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है लिक्विड फॉर्म में। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि थी चेंज इन स्टेट, कि किस तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की स्टेट और प्रोडक्ट की स्टेट डिफर होती है। तो आइए अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। यह है नाइट्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। जब आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया मिलेगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, गैसियस फॉर्म और गैसियस फॉर्म रिएक्टेंट में है, और अमोनिया जो कि प्रोडक्ट में लिक्विड फॉर्म है। तो दोनों की स्टेट डिफर है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल वैक्स। जब आप वैक्स को बर्न करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाली है। इसमें भी आप देख सकते हैं वैक्स की स्टेट सॉलिड है, जबकि जो बनने वाला वाटर है उसकी स्टेट लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट गैसियस। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की स्टेट डिफर फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। केमिकल इक्वेशन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्व होना, गैस का निकलना। तो इसको पढ़ते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस फॉर्म होती है या फिर गैस निकलती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल है when zinc granules react with dilute sulfuric acid then bubbles of hydrogen gas are formed। तो देखते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने पहले से ही H2SO4 भरा हुआ है, और इस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप जिंक के ग्रेनुअल्स को डाल देते हैं, कुछ जिंक के टुकड़े डालते हैं, तो आपको बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखाई देते हैं। देखिए आप, इसमें भी दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन गैस के ये बबल्स निकल रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस भी फॉर्म होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट के तौर पर जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। तो इस तरह से हमने समझा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं। When magnesium powder reacts with the dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid, then hydrogen gas is evolved। तो इसको रिएक्शन से हमने समझाया हुआ है। जब आप मैग्नीशियम पाउडर को या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे या फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, मैग्नीशियम को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसी तरह से जब आपने मैग्नीशियम को
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। तो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और एग्जांपल हमने दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। When dilute hydrochloric acid is poured over sodium carbonate in a test tube, then carbon dioxide gas is evolved। तो इसको देखो, रिएक्शन से हमने समझाया हुआ है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर, यानी आपको सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें आपको डाल देना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और H2O वाटर, CO2 गैस फॉर्म। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि गैस का एक फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि गैस निकल रही है। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल के थ्रू इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती ऐसी हैं कि जब आप रिएक्शंस कराते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है कि वो उस सॉल्यूशन में घुलता ही नहीं है, उस सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तो इसको हम समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। When potassium iodide solution, जब आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं किसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो आप देखते हैं आपको रिजल्ट के तौर पर मिल रहा है PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमें प्रेसिपिटेट एक फॉर्म हो गया। और प्रेसिपिटेट किसका बना है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना, जो कि सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, वो सॉल्यूशन के ऊपर ही तैरता रहेगा या फिर नीचे तली में बैठ जाएगा, लेड आयोडाइड, यानी कि ये है प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। When dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution taken in a test tube, then a white precipitate of barium sulfate is formed। इसको समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किस में ऐड करते हैं, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। देखो हमने यहाँ पे रिएक्शन में किया है, ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में और इसमें आप डाल देंगे H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा बना, इसमें प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट है जो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, या तो ऊपर होगा या तली में जमा होगा, बट ये सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, तो ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो केमिकल रिएक्शन की अगली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाना, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है। किन किन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट होता है। तो सम रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन कलर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When citric acid reacts with potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate solution disappears। इसका क्या मतलब है, जब ये साइट्रिक एसिड
रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। यानी साइट्रिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। तो क्या होता है, जो पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का वो बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी हमारा प्रोडक्ट कलरलेस बन जाता है। तो देखिए रिएक्शन में, ये हमने लिया साइट्रिक एसिड यानी कि लेमन जूस। ये लेमन जूस हमने ले लिया C6H8O7 और इसको रिएक्शन हमने करा दी है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से। और जिसका कलर कैसा होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, हमें पता है पर्पल कलर होता है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? आपको रिजल्ट मिल रहा है एक कलरलेस सॉल्यूशन जिसमें क्या क्या मिक्स है? परमैंगनिक एसिड यानी कि HMnO4 एंड पोटेशियम आइसोसाइट्रेट यानी कि C6H5K3O7। तो इस रिएक्शन में हमने क्या समझा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा रिएक्टेंट जिसका कलर था पर्पल, और ये हमारा प्रोडक्ट जिसका कलर कैसा है? कलरलेस, यानी कि कलर डिसअपियर हो गया, उड़ गया, गायब हो गया। अच्छा, इसकी प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं, कैसे करेंगे हम ये रिएक्शन। तो देखो सिंपल प्रोसेस है, टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाल लो। इट्स कलर इज पर्पल, आपको पता है इसका कलर पर्पल होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें ऐड सम लेमन जूस ड्रॉप वाइज एंड शेक टेस्ट ट्यूब। अब आपको उसमें लेमन जूस ऐड करना है ड्रॉप वाइज और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। दिस सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ये प्राप्त होगा आपको। तो इस तरह से हमने समझा कि चेंज इन कलर भी एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। चेंज इन कलर भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं चेंज इन कलर को। तो सेकंड एग्जांपल इज व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, then the orange color of K2Cr2O7 changes to green। यानी कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं किसमें? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। यानी आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेना है और वो भी एसिडिक, यानी कि H2SO4 भी उसमें ऐड होगा, और अब आपको उसमें पास करनी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसा करने पे आप क्या प्राप्त करोगे? ऐसा करने से हमें मिलेगा, देखो हमारा रिएक्टेंट था ऑरेंज कलर का और हमें प्राप्त होगा प्रोडक्ट में ग्रीन कलर। और इसमें क्या क्या मिक्स हैं देखते हैं। K2SO4 यानी कि एक तो हम इसमें मिक्स है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, Cr2SO4 और H2O। तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का था और प्रोडक्ट में हमें मिला है ग्रीन कलर। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कलर में चेंजेस आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो इस तरह से ये देखो टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हो ऑरेंज कलर था और वो हमारा आफ्टर रिएक्शन बन गया ग्रीन कलर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।